अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आलमी महाज पर इस वक्त तेजी से सूरत हाल तब्दील हो रही है। फलस्तीन के खिलाफ इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं। यही वजह है कि अब दुनिया के बेशतर ममालिक की जानिब से फलस्तीन को खुले दिल के साथ आजाद रियासत तस्लीम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया है, जबकि बेल्जियम, लग्जमबर्ग और माल्टा समेत मजीद 5 ममालिक ने भी फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस के सदर ने जैसे ही फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया तो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मौजूद शुरका ने खड़े होकर तालियां बजाई। अब यह साबित हो चुका है कि फलस्तीन आलमी सतह पर तनहा नहीं रहा, बल्कि इसराइल, अमरीका और इसकी सोच पर चलने वाले चंद ममालिक आलमी मैदान पर तनहा हो चुके हैं और अभी मजीद ममालिक भी फलस्तीन को तस्लीम करने वाले। और दूसरी जानिब अब इसी पैराए में आज वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने खिताब में गजा बहरान और फलस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। वजीर आजम मसला कश्मीर पर भी बात करेंगे। वजीर आजम आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम के साथ 2 तरफा मुलाकातें करेंगे, जबकि आज के रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुसलमान रहनुमाओं की अमरीकी सदर से मुलाकात। इस हवाले से व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियोट कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज दीगर अरब ममालिक के सरबराहान से कल मुलाकात होगी। वो कन्फर्म कर रही है कि यह मुलाकात अब कल होने जा रही है। अमरीका फ़लस्तीन को तस्लीम करने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी को हमास के सरेंडर करने से मशरूत कर रहे हैं, जबकि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने लचक का मुजाहरा करते हुए हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर करने की हिदायत भी दी है। अब देखना यह है कि फ़लस्तीन के इस ग्रीन सिग्नल के बावजूद अमरीका इस बार भी कोई बहाना तराशता है या फिर वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लेता है। अब अमरीकी सदर के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात इसी पस मंजर में होगी, जिसमें यकीनी तौर पर अरब ममालिक अमरीकी सदर पर दबाव बढ़ाएंगे कि फ़लस्तीन को आज़ाद खुद मुख्तारी देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बाकी नहीं है। जाहिर है अब तक डोनाल्ड ट्रंप इस मामले पर हिचकिचाहट का शिकार है और वो हीले बहाने तो तराश रहे हैं। अब अमरीका की मुखालिफत और मज़ाहमत के बावजूद यूरोपीय और खलीजी ममालिक के फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के तमाम फैसले सामने आए हैं। आलमी बरादरी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना अब सिर्फ जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी है और इसका मकसद इस्तेहकाम, अमन और 2 रियासती हल की राह हमवार करना। यही वजह है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात पहले जैसे नहीं हैं और जो ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने को तैयार नहीं है उनके यहाँ अवामी मुजाहिरों का रुझान भी बढ़ रहा है। जैसा कि इटली में सूरत हाल खासी कशीदा है। इटली की हुकूमत ने अभी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला नहीं किया, लेकिन अवाम और दीगर तंजीमों ने एहतजाज, हड़ताल और पोर्ट्स ब्लॉक करने जैसी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं ताकि हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सके कि वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। बड़े शहरों में ट्रैफिक की बंदिश, तालीमी इदारों की तातीलात और तिजारती सरगर्मियों की मअतली ये जाहिर करती है कि अवामी जज्बात अब शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। अब ये तमाम सिलसिला साबित करता है कि दुनिया की अक्सरियत फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हामी है और आलमी सतह पर इसकी हिमायत बढ़ रही है। 2 रियासती हल जो फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के लिए अमन, सलामती और मसावी हुकूक का ज़ामिन हो। अब बेशतर ममालिक का मजमूई तौर पर यही मौक़िफ़ है, लेकिन ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जो अभी तक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के मामले में हिचकिचा रहे हैं या इसको मखसूस शराइत के साथ जोड़ने पर जोर दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अमरीका और चंद दीगर ममालिक पर इस वक्त गैर मामूली दबाव है। ऐसे में ट्रंप इंतजामिया के लिए भी यह मामला पेचीदा हो जाता है। अगर अमरीका अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम रहता है तो अंदरूनी सियासी दबाव बढ़ सकता है, ख़ास तौर पर उन हलकों की तरफ से जो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। मुमकिन है कि अमरीका भी बड़े मुजाहरे वहाँ पर भी शुरू हो और इंसानी हुकूक के अलंबरदार हल्के और मुस्लिम कम्युनिटी हुकूमत पर दबाव बढ़ाए। इससे अमरीकी इंतजामिया की मुश्किलात में इजाफा होगा और आलमी सतह पर उसकी पोजीशन मजीद कमज़ोर हो सकती है। अब ये वक्त रुकने वाला नहीं है क्योंकि दुनिया की अक्सरियत फ़लस्तीन के इंसानी, कानूनी और अखलाकी हुकूक के साथ खड़ी है। 2 रियासती हल की ज़रूरत उजागर हो रही है और यही अमरीका समेत वो ममालिक जो अभी तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करते उन्हें समझना होगा कि तारीख़ का धारा बदल रहा है और उन्हें तारीख़ के इस बदलते धारे के साथ ही चलना होगा। दूसरी जानिब भारत में भी फ़लस्तीन के हवाले से पॉलिसी को लेकर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद हो रही है। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए मौजूदा पॉलिसी को शर्मनाक और अखलाकी बुज़दिली करार दिया है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने अपने बयान में मोदी सरकार को यह याद दिलाया कि भारत उन अव्वली ममालिक में शामिल था जिन्होंने 1988 में फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किया। यह भारत की एक तारीखी और उसूली पोजीशन समझी जाती थी जिसको आलमी बरादरी में खासा एहतराम हासिल था। ताम पिछले 20 माह के दौरान भारत ने इस मौक़िफ़ में वाज़ेह तब्दीली दिखाई है। अब यह वाज़ेह है कि भारत का झुकाव इसराइल और अमरीका के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का नतीजा है। माशी, दिफाई और स्ट्रेटेजिक मफादात ने
भारत को फलस्तीन के मामले पर पहले जैसा जुर्रतमंदाना रवैया इख्तियार करने से रोक दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पॉलिसी की कीमत भारत को अपनी अखलाकी साख की सूरत में अदा करना पड़ेगी। अब इन तमाम तरह सवालों को जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्ट सीनियर तजियाकार उस्मान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उस्मान साहब, इस वक्त इंटरनेशनली जो सिचुएशन बनी हुई है और ज़ाहिर है यूनाइटेड नेशंस का इंतहाई गैर मामूली इजलास हो रहा है, ऐसे में क्या अमेरिका के पास फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा। ज़ाहिर है वीटो का इख्तियार और इस्तेहकाक तो अमेरिका के पास है, लेकिन जितना प्रेशर ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा की तरफ से बल्कि दीगर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की तरफ से आ रहा है, क्या कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है? डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बात को वाजिया कर चुके हैं 19 सितंबर को छठी दफा वीटो करके, जो कि फ़लस्तीन से मुताल्लिक सलामती कौंसिल में करारदाद थी कि वो अभी भी जो है शाना बशाना खड़े हैं इसराइल के साथ। और दूसरी बात जो है, महमूद अब्बास को वीज़ा जारी नहीं किया गया अमेरिका की तरफ से। तो मेरे ख्याल में ये दो बड़ी डेवलपमेंट हैं जो कि कैटेगोरिकली इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि अमेरिका किसी सूरत में फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं करेगा। और जैसे आपने कहा कि मोदी का प्रिंसिपल स्टैंस जो अपना चेंज हुआ है, यही अमेरिका था जिसने 93 के अंदर अपना जब इनका अकॉर्ड करवाया था तो उसमें पेश थे क्लिंटन है। तो मेरे ख्याल में वो भी अपनी पॉलिसी पोजीशन से बहुत पीछे हट गए हैं। और आज दुनिया में तीन आलमी अछूत हैं, एक अपना इजराइल है, इंडिया है और अमेरिका भी होता जा रहा है, क्योंकि उसके जो रवायती हलीफ हैं वो भी मगरिब के अंदर हम देखते हैं, वेस्ट के अंदर अक्रॉस अटलांटिक वो शिफ्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिसी पोजीशन को, और वो पैरवी नहीं कर रहे, उन लाइंस को टो नहीं कर रहे। उसकी रीजन आपने जो जिस तरह बताया कि वहां पे लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज कर चुका है, जिस तरह से हाई डेफिनेशन की वहां पे जेनोसाइड जो है लाइव दुनिया देख रही है, तो वहां पे जो है कि रिवोल्ट लाइक सिचुएशन है, इटली का जिस तरह से आपने जिक्र किया। तो मेरे ख्याल में ये जिन कंट्रीज ने तस्लीम किया, ग्लोबल साउथ पहले ही मानता था तो फलस्तीन के हवाले से 1988 से लेके है, ये पहली दफा हुआ है कि मगरिब और स्पेशली वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज ने, और ये कोई आम कंट्री नहीं है इसलिए सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर नहीं देखना चाहिए, इसमें परमानेंट 5 के 2 कंट्री हैं। अभी सलामती कौंसिल में सिर्फ अमेरिका है जो कि नहीं मानता फलस्तीन को है, और 14 मेंबर्स ने हक में वोट दिया था 19 सितंबर में। और उसके अलावा लग्जमबर्ग और बेल्जियम की बात की, नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, और जो बेल्जियम है उसे डी फैक्टो कैपिटल कहा जाता है यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट है वहां पे, और उसके अलावा उनका मसल है ये क्या कहते हैं अपना आलमी अदालत इंसाफ है उनकी लग्जमबर्ग के अंदर है। तो मेरे हम बड़ी सिग्निफिकेंस है इस चीज की है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इक्वेट करते हैं, हाइफनेट हो गया एक तरह से फलस्तीन इजराइल के साथ है, और दुनिया के 3/4 यूनाइटेड नेशन के 3/4 दुनिया तस्लीम करती है कि वो बुनियादी तकाजे पूरे करता है एक आजाद रियासत होने के है, और ये उनका बुनियादी हक है। तो मेरे ख्याल में वहां के ऊपर रमल्ला में अब एम्बेसीज खुलती हुई मैं देख रहा हूं, लेकिन नो डाउट उन्होंने मशरूत किया कुछ कंट्रीज ने कि हमास को हथियार डालना पड़ेंगे। और जैसे महमूद अब्बास ने भी कहा कि तमीर नौ शुरू उस वक्त हो सकती है, वो बुरी आइन बन सकता है जब। जी, मैं उस्मान साहब इसी तरफ आना चाह रहा हूं कि ये जो एक कंडीशन बयान की गई है कि हमास अगर अथॉरिटीज के सामने सरेंडर कर देती है तो फिर कोई सूरत निकल सकती है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? और ज़ाहिर है महमूद अब्बास ने भी जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, तो इसके बाद कोई ऑप्शन अमेरिका के पास होगा नहीं। अगर अब इससे कोई दूसरी सूरत होती तो कम से कम ये कंडीशन ना दी जाती, ये ऑफर ना दी जाती कि अगर इसको फुलफिल कर लिया जाए तो इस पे सोचा जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से देखें धमकियां दे रहे हैं नेतन्याहू कि मैं वापस जाके इसका जवाब दूंगा, हाईली लाइकली है कि वो मगरबी किनारे को अनेक्स कर लेंगे। तो वो तो जो एक उनका जमीनी वजूद है उस रियासत का, वो खदोखाल मुकम्मल तौर पर चेंज करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे गारंटी का मसला है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम हालिया जितने 2-3 महीनों की पेशरफ चेक कर लें, ईरानी जो है वो नेगोशिएशन के अंदर थे, वहां अटैक किया, कतर में हो रही थी नेगोशिएशन, वहां पे अटैक किया। फिर इनका पैटर्न हमेशा से अमेरिकन कर रहा है, इन्होंने सेंटो सीटों में हमें डाल के 71 में हमें डिच किया, अरबों को डिच किया, यूरोप को किया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इखलाकी जवाज खो चुके हुए हैं, और दुनिया मेरा नहीं ख्याल इनके ऊपर उस तरीके से ट्रस्ट वर्दी हैं या ट्रस्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि वहां पे यरगमालियों को रिहा किया जाए, और इन्होंने तो ओपनली पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं रवैया वहां के ऊपर बनाना चाहता हूं, हाई राइज खड़ी करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं एथनिक क्लिनजिंग हो। तो डोनाल्ड ट्रंप का तो पॉलिटिकल पार्लेंस जो है वो वही रहा है जिस तरीके से नेतन्याहू का है। और मेरे ख्याल में कल वाली मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो 29 सितंबर को होने जा रही है, जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान है। और डोनाल्ड ट्रंप का एरेटिक बिहेवियर आपको अच्छी तरह पता है, एक ट्वीट पूरी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को जो है वो उड़ा के बाहर फेंक देता है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान का जो रोल है, मेरे ख्याल में उसको जरूर जो है ना सताइश करना जरूरी है कि पाकिस्तान 10 मई के बाद एक डिप्लोमेटिक हैवी वेट के तौर पर सामने आया। हम नए आलमी सियासी
मंजरनामे के ऊपर, स्पेशली सफारती मंजरनामे के ऊपर जिस तरह नुमाया हैसियत गेन कर गए हैं, उससे हमारा जो इमेज है वो एक तरह से नया इमेज कार्व आउट हुआ है, बिल्ड हुआ है। और वो जो पुराना मनफी तासुर था कि पाकिस्तान तहरीबी कार्रवाइयां करता है, वो सारा जो है डिबंक हो चुका है। और पाकिस्तान जो है आलमी उफक पे एक रिक्लेम कर रहा है अपने नए इमेज को। और हमने बताया कि हम बड़ा रोल प्ले करने के लिए अहल भी है, स्किल भी है, हमारे पास विल भी है। अच्छा उस्मान साहब, मैं पाकिस्तान के रोल की तरफ आता हूं, बट जैसे आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हमारे सामने है और फिर मुलाकात नेतन्याहू के साथ होने जा रही है, वन ऑन वन मीटिंग होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन एट द सेम टाइम ही पोजेस हिमसेल्फ टू बी द चैंपियन ऑफ पीस। तो जब वो अपने आप को अमन का लंबरदार कहते हैं और पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस वक्त सबसे ज्यादा अमन की जरूरत वहां पे है, निहत्ते फलस्तीनी जिनको गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, तो क्या इससे अपनी डोनाल्ड ट्रंप की अपनी क्रेडिबिलिटी हेल्ड क्वेश्चनेबल नहीं? डेफिनेटली है मेरे ख्याल में। डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी रेटरिक इख्तियार करें, डोनाल्ड ट्रंप पीस मॉन्गरिंग की बात करते हैं, लेकिन जो रियलिटी सजेस्ट अदरवाइज है। ना वो यूरोप के अंदर कामयाब हो सके हैं, और यही दो नारे लेके इन्होंने मुस्लिम जो कैंप का वोट लिया था अमेरिका के अंदर, मेरे ख्याल में अभी भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उनके लिए खुली है। अगर वो चाहते हैं तो एक प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, लेकिन आयरॉनिकली अमेरिका बिहेव डिफरेंटली कर रहा है। याद रखें उनका रेटरिक डिफरेंट है लेकिन पॉलिसी डिफरेंट है। अभी 5 दिन पहले उन्होंने इसराइल के अंदर अमेरिका के सबसे बड़े असले के जहीरे को, उनकी कांग्रेस ने वो जारी कर दिया हुक्मनामा कि इनको लामुतनाही जो है वेपन जो है दिया जाए अगले माली साल तक है। और वो दुनिया के अंदर जो अपना असले के सबसे बड़े डिपो हैं। तो और उसके अंदर लिखा क्या गया? लिखा गया हिसाब बाद में कर लेंगे, आपने जो लेना ले लो। तो मेरे ख्याल में जंग का दायरा कार मजीद फैल सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका मैं उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं देख रहा नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि नेतन्याहू तो पूरे दबंग और धड़ल्ले के साथ बता रहे हैं कि मैं ये कत्लेआम करूंगा, कोई रोक सकता है रोक ले। तो अमेरिका का खुद दुनिया में असर रसूख कंप्रोमाइज हुआ। इवन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर आप एक तरह से देखें तो है, क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रेटजी कॉस्ट पे कर रहे हैं कि अरब में इत्तेहादियों को जो है उन्होंने छोड़ दिया। एशिया के अंदर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म होता जा रहा है। इवन मगरिब उनकी उस तरह से बात को नहीं देख रहा कि डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर बात कुछ करते हैं, लेकिन वहां पे जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर है वो अदरवाइज अपना गुफ्तगू करते नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के हल्के स्पेशली कांग्रेस इस चीज पे गौर कर रही है, और उन्होंने करारदाद भी लेके आए अभी 5 दिन पहले के स्टॉप द बम्स एक्ट लेके आए कि ये बॉम्बिंग जो है बंद करो, और उसे 100 लोगों ने वहां के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने साइन किए हैं। तो मेरे ख्याल में एक फ्रेंजी है वहां पे, जैसे आपने बात की पॉलिटिकल वायलेंस का बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है जितनी पोलराइजेशन आज है वो मेरे ख्याल में पिछले 2 डेकेड्स में कभी भी नहीं आई है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर इस चीज को मजीद पुश करते हैं तो मेरे ख्याल में पेशेंस थिन हो चुका है, और कोई भी मूवमेंट जो है वो बस्ट हो सकता है। देखे ना कि बैरूनी दबाव अक़वाम आलम का तो है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, लेकिन जिस अंदरूनी प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, इटली के अंदर तो ये सब प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करें? अगर लोग अमेरिका में भी सड़कों पे होंगे, वो बेशक मुस्लिम कम्युनिटी हो या अमेरिका के, जैसे कांग्रेस का हवाला आपने दिया है, तो फिर ट्रंप के पास क्या, इसको अवॉइड करने के क्या ऑप्शंस हैं? मेरे ख्याल में बड़े कम चांसेस हैं उनके पास। जिस तरीके से हमने देखा चार्ली की किलिंग हुई, जिस तरह से ज़ोहरान ममदानी जो है वो अपना पेस जो है जिस तरीके से उनकी नजर आ रही है न्यूयॉर्क के अंदर, और हाईली लाइकली टू बिकम मेयर, जिस तरीके से लंदन में पूरे वेस्टर्न कैपिटल्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो मिलियंस मार्च हो रहे हैं, वो कोई हजारों लोग नहीं है वो। और जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि जिस इटली की बात की, ये जितने इस्लामोफोबिक पॉपुलिस्ट हैं उन सबको उनकी अपनी आवाम की तरफ से, इवन अपने इंडिया की बात की है, इंडिया का जिस तरीके से अपोजिशन बात कर रही है, और वहां का जो सेन तबका है, वहां पढ़े लिखे लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और जो सेलिब्रिटीज है वो कह रही हैं कि हमें मोदी की पॉलिसी जो है, जो इसका इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक क्लाउड था वो श्रिंक होके रह गया। उसी स्पेस के अंदर पाकिस्तान ने मनूवर किया है। तो मेरे ख्याल में ये सोचने की जरूरत है, ये तमाम इस्लामोफोबिक टेंडेंसी रखने वाले जितने पॉपुलिस्ट थे, कि अब उनको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप से लेके जॉर्जिया मिलानो को, नेतन्याहू से लेके मोदी को। तो मेरे ख्याल में इस सारे मामले के अंदर जो है स्पेस बन रही है मुस्लिम वर्ल्ड की, जो कि नैरेटिव अपना डिस्कोर्स लेके सामने आए हैं कि अब जो है वो मॉरल इक्विवेलेंसी की बात नहीं की जा सकती कि 7 अक्टूबर के बाद अब 70,000 बंदे मार दें, और अभी भी आप बात कर रहे हैं एथनिक क्लिंजिंग की। तो मेरे ख्याल में वेस्ट अब जो है किसी हद तक उस नॉर्म्स लेडन दुनिया को सहारा देता नजर आ रहा है, लेकिन नो डाउट अभी भी उनके पास बहुत गुंजाइश है। जर्मनी जो है वेपन सप्लाई करता है, पुर्जाजात इंग्लैंड देता है। तो मेरे ख्याल में इन्हें चाहिए कि इससे आगे बढ़ के सबूत दें कि वो जेन्युइन एस्पायरेंट हैं मिडल ईस्ट के अंदर पीस के हवाले से। जी उस्मान शाहिद साहब, लास्टली जैसे इंडिया का हवाला आपने दिया और प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट जो है वो ऑन रिकॉर्ड स्टेटेड पोजीशन है, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम ये तो खुलकर सामने आ गया है कि भारत, अमेरिका और इजराइल एक नेक्सस तो है। तो क्या कोई ऑप्शन बचता है फिर इंडिया के पास इस वक्त, और फिर पाकिस्तान का इस हवाले से क्या बेफिटिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए?
जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है इंडिया के रोल को रिप्लेस कर चुका है इंटरनेशनल अरीना के अंदर। जैसे मैंने कहा, हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउड जो है वो बहुत बड़ा है, हमारा माइलेज बढ़ गया, और सबसे बड़ी बात डिप्लोमेटिकली हमें लेजिटिमेसी मिल गई भी है। और इंडिया जो क्लेम करता था कि मैं इंटरनेशनल फोरा के ऊपर बड़ा रोल अदा करने के लिए तैयार हूं, मेरे ख्याल में जिस तरह का वो रोल अदा करना चाहते हैं वो इस वक्त दुनिया को चाहिए ही नहीं है। क्योंकि ना इकदार की जिस तरह पामाली उन्होंने अपने मुल्क के अंदर की है, ये टेम्पलेट दुनिया ने देखी है, और जिस तरह डिच किया ईरान को इन्होंने इंडिया ने किया, जिस तरह से अरब जो है इनसे हम देखते हैं कि एलियनेट हो रहा है, इनसे दूरी इख्तियार कर रहा है। मेरे ख्याल में एक मूवमेंट है उनके लिए भी सोच विचार करने, कंटेम्पलेट करने का, मोदी से ज्यादा उनकी गवर्नमेंट का और उन लोगों का जिन्होंने इस अपना मॉन्स्टर को जो है इलेक्ट किया था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बड़ा रोबस्ट किरदार अदा कर रहा है। हम याद रखें, हम बात करते हैं पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी लेंस से चीजों को नहीं देख रहा, हम अमन की बात कर रहे हैं, हम सफारतकारी को मौका देना चाह रहे हैं, और हमने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को बताया है कि हमारी खारजा पॉलिसी काफी हद तक आजाद हो चुकी हुई है, और हम इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर मुस्लिम वर्ल्ड का जो मुकदमा है वो पेश करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक बिग मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए, टर्निंग पॉइंट है कि उस बैठक के अंदर है, उस अपना क्लोज डोर मीटिंग के अंदर जहां दुनिया बैठी हुई है कि किस तरह अमन को रास्ता देना है, उसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद साहब आपके वक्त के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन अमेरिका के ऊपर दबाव इंटरनली और एक्सटर्नली भी बढ़ रहा है, लेकिन इस हवाले से इस डिसाइसिव मोमेंट पे अमेरिका क्या फैसला करता है ये वक्त बताएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब, यूएन जनरल असेंबली का इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा है, और इस इजलास से पहले ही हमने देखा है कि अक़वाम आलम फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक बात कर रही है। अफराज की जानिब से तस्लीम किए जाने के ऊपर जिस तरह का अपलॉज हुआ है, राउंड ऑफ अपलॉज हुआ है यूएन जनरल असेंबली के अंदर, पूरी दुनिया देख रही है। और फिर अमेरिका और इजराइल के पास क्या ऑप्शन बचता है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि वेस्ट से भी आवाज़ें उठ रही हैं, मुस्लिम उम्मा भी आवाज़ उठा रही है, व्हाट ऑप्शंस आर दे लेफ्ट विद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि इसराइल जो है वो एक पागल, जो एक जानवर की तरह जो है वो हर जगह मुंह मारता फिर रहा है, लोगों को काटता फिर रहा है, पूरी इंसानियत उसके जुल्म की जो है वो शिकार हुई भी है। लेकिन अमेरिका जो है वो खुल के उसकी अब मदद कर रहा है। आप देख लें कि 4 दिन पहले $6 बिलियन का असला जो है वो इजराइल को उन्होंने देने का वादा किया अगले 2 से 3 साल के अरसे में। जबकि आप देखें कि हमला वो ईरान पे कर रहा है, हमला जो है वो शाम पे कर रहा है, हमला जो है वो लबनान पे कर रहा है, कतर के ऊपर कर रहा है, यमन के ऊपर कर रहा है। गर्ज ये है कि किसी को उसने छोड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तमाम जो तरजीहात हैं अमेरिका की, और खुद अमेरिका के अंदर अब ये नारे लग रहे हैं कि हमने तो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया था, ये इजराइल फर्स्ट कैसे आ गया? हमने अमेरिका की वफादारी का हलफ उठाया था उनके फौजियों ने, ना कि जो है वो इजराइल की वफादारी का हलफ उठाया था। ये बातें अमेरिका में हो रही हैं, और व्हाइट हाउस के तर्जुमान जो है वो ये बात आज अभी उनका ये बयान आ चुका है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमास जो है इस तरीके से उसको तकवीत मिलेगी और हमास जो है वो एक स्टेट के तौर पर बन जाएगा। इसलिए हम फलस्तीन के हवाले से जो है वो हम फलस्तीन के साथ नहीं, बल्कि हम खड़े हैं किसी और के साथ नहीं, बल्कि एक जालिम, एक आलमी दहशतगर्द, जिसको आलमी अदालत इंसाफ ने दहशतगर्द करार दिया, उसके वजीर आजम के साथ हम खड़े हैं। अब ये आप अंदाजा करें। दूसरी साहब, ये कहा गया कि हमास अगर सरेंडर करता है, और फिर महमूद अब्बास का स्टेटमेंट आया कि फलस्तीनी अथॉरिटीज के सामने हमास को सरेंडर करने का कह दिया गया है, बावजूद इसके अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। देखें, अमेरिका बिल्कुल साथ खड़ा है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो है वो उनको मालूम है ना। अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो फिर ये $6 बिलियन मजीद कुमक पहुंचाना, इसका क्या मकसद है? आप देख लें, ये कतर के ऊपर जो काम किया उसके ऊपर क्या मकसद है? फिर भी तकवीत देना, बावजूद पैसे आप लेते हैं अरब दुनिया से, और फैसला आप जो आपका कुर्रा फाल निकलता है वो इसराइल के हक में निकलता है हर बार। आप खुदा का खौफ कर लें। दूसरी जानिब जो है आप देखें कि किस तरीके से सदर रजब तैयब अर्दोगान, कैनेडियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और इंडोनेशियन जो वजीर आजम है, उनके माइक म्यूट कर दिए गए। जनाब वाला रेहान साहब, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है, ये किसी एरे वेरे का मासी का वेड़ा नहीं है जिसके अंदर आपने जो चाहे वो कर दिया। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन क्या यरगमाल बन गई? क्या यूनाइटेड नेशन के जो है वो ऊपर जो है इसराइल ने उसको अपनी बांदी बना लिया?
और क्या एंटोनियो गुतेरेस जो है वो अब क्या इस्तीफा देंगे या इसके ऊपर कोई एहतजाज करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का अगर सेक्रेटरी जनरल वो बेबस हो जाए इसराइल के जुल्म के सामने, वो बेबस हो जाए अमेरिका की थानेदारी के सामने, वो बेबस हो जाए दुनिया के तमाम असूलों को पामाल करने के बाद, एक क्या 150 के करीब ममालिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो फलस्तीन की रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। और आप ये देखें कि किस तरीके से अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया ने जो क्या उसने बरतानिया ने, फ्रांस ने, मोनाको ने, उसके अलावा ये माल्टा ने, ये तमाम ममालिक जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। बज़ाहिरन ये इजलास जो है हर साल सितंबर में दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से यूनाइटेड नेशन के अंदर होता है जनरल असेंबली की बिल्डिंग में, लेकिन इसका बुनियादी इस बार जो मेन एजेंडा लग रहा है वो एक ही है, और वो ये है कि इसराइल अपने जुल्म बंद करे, वो जेनोसाइड बंद करे, इंसान को जो है मारना बंद करे, और साथ ही साथ फलस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जाए। आप देखें कि फ्रांस में किस तरीके से एफएल टावर, जो कि एक अलामती बिल्डिंग है, पूरी दुनिया के अंदर वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, एक जो है अजूबा कहलाता है, उसके ऊपर फलस्तीन का जो परचम लहराना ये कोई मामूली बात है? ये एक मेरे ख्याल में एक दुनिया एक बड़े शिफ्ट की तरफ जा रही है। और लगता यह है कि इस हालात में अगर यूनाइटेड नेशन को यरगमाल बनाया गया, इसराइल की बांदी बनाने की कोशिश किया गया, तो शायद यूनाइटेड नेशन का ये आखिरी इजलास हो, क्योंकि ये 80वां इजलास है, 80th इजलास है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। और फिर जिस तरीके से अरब ममालिक और पाकिस्तान जो इसके अंदर वजीर आजम खुद डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो मिलने जा रहे हैं और ये बावर कराना चाहते हैं कि जनाब बस हो गई है, आप ये जुल्म बंद कर दें। लेकिन लगता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको चैन नहीं आ रहा। एक तरफ वो चीन के ऊपर जो है वो इंतहाई सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है, वहां ताइवान के ऊपर उनको धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ बागराम के ऊपर जरूर आए, उनको उनकी मर्जी है। ले पहले तो उनसे ये पूछना चाहिए कि बागराम उन्होंने ही छोड़ा था ना, उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो फैसला हुआ था बागराम छोड़ने का, तो अब वो आना चाहते हैं, चलो आए। लेकिन मसला यहाँ यह है कि उस टाइम पे चाइना ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी, अभी चाइना नहीं आने देगा। और फिर ये बात करना कि जनाब वहां से 1 घंटे की मसाफत के ऊपर जो है वो चाइनीज न्यूक्लियर एसेट्स मौजूद हैं, ये क्या आप क्या कर रहे हैं? उससे पहले आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ वॉर डिक्लेयर कर चुके हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री को जंग की वजारत आपने बता दिया, आप जंग का मिनिस्टर बता दिया। आप चाहते क्या हैं? आप तो पुरअमन आदमी थे। अब्दुल्ला गुल साहब, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने की है कि ये इजलास हो सकता है, ये फैसला कुन आखिरी इजलास हो, इसके बाद यूएन जनरल असेंबली अपनी अहमियत खो देगी अगर अब भी जो है एक वीटो पार के आगे जो है वो हथियार डालने हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल विजय महमूद अब्बास को वीज़ा इशू नहीं किया गया और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि वापस जाके वो बताएंगे कि क्या करना है। तो फिर इसके बाद आप कोई ग्लोबली कोई बड़ी चेंजेस होते हुए देख रहे हैं? फिर जो चाइना का हवाला आप कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की इस जंग के अंदर कोई भूचाल मचने वाला है? मुझे तो एससीओ जो है वो उभरता नजर आ रहा है। मैं तो इस पे कॉलम भी लिख चुका हूं कि जो दुनिया का मुतबादल है वो पुरअमन तरीकों से हल हो रहा है। देखें ना, आप देखें ये सिर्फ यही नहीं है मामला, अमेरिका की पॉलिसी इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ इस टाइम पे यूरोप खड़ा हो गया। आप कमाल ये नहीं है, वही यूरोप जो इनका सबसे बड़ा हामी था, वही यूरोप जिसने अटलांटिक चार्टर साइन किया था, वही यूरोप जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनने के अंदर अपना मरकजी किरदार अदा किया, आज वो बरतानिया, वो फ्रांस, वो जो पोर्चुगल, वो स्पेन जैसे ममालिक जो है पाबंदी लगा रहे हैं इसराइल के ऊपर कि उनके जहाज नहीं गुजर सकते। ये एक क्या पैगाम है? और वो लोग जो अमेरिकी अड्डे वहां बना के यूरोप में बैठे हुए थे और सोचते थे कि ये हमारे मुहाफिज बनेंगे, वो आज उनके लिए बल्कि वो लायबिलिटी बन गए हैं, वो एसेट नहीं रहे। और यही बात जो है साउथ कोरिया का भी है, यही बात जापान की भी है, यही बात जो है मशरिक वुस्ता के अंदर भी। आप देखें अरब दुनिया ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का मुआहदा तारीख साहब जो है वो साइन किया। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के ऊपर अदम एतमाद है कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो इस काबिल नहीं रही कि वो उनको प्रोटेक्शन दे सके। इसलिए दुनिया जो है वो चाइना की विन विन पॉलिसी के ऊपर जाएगी और चाइना जो है जाहिर है
एक उसका एक अहम किरदार उभर के आता है। लेकिन आप ये देखें, ये जमहूरियत रेहान साहब ये किस तरफ खड़ी है, कौन सी जमहूरियत के दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो कह रहे हैं कि जनाब फलस्तीन पर जंग बंदी होनी चाहिए, ये ज्यादती है, जुल्म है, इंसान कुशी है। लेकिन उस सब के बावजूद जो है वो एक मुल्क आता है और वीटो कर देता है। ये जमहूरियत है? ये कौन सी जमहूरियत है हजरत? ये खुदा के लिए ये ढोंग रचाना बंद करें। और अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ऊपर इसराइली जो है वो लोगों के माइक बंद करवा देते हैं, बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान के माइक बंद हो जाते हैं, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है ना यूनाइटेड नेशन पे। इसका मतलब है कि ये यूनाइटेड नेशन लीग्स ऑफ द नेशंस की तरह, दूसरी जंग अजीम की तरह जो है अपने अख्ताम को पहुंचने का वक्त हुआ चाहता है। बिल्कुल, ये दुनिया के लिए भी लम्हा फिक्रिया होगा कि इसके बाद दुनिया को सोचना पड़ेगा कि मुतबादिल फोरम क्या और कैसे आगे चलना। लास्टली बड़ा इंपॉर्टेंट आज मीटिंग होनी थी 6 सरबराहाने मुमलिकत की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और फिर वाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि आज नहीं हो सकती, बावजूद नहीं होगी, कल ये मुलाकात होने जा रही है जिसमें शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी होगी। तो क्या रोल देख रहे हैं आप पाकिस्तान का और फिर मुस्लिम उम्मा का इस सारी सिचुएशन में? पाकिस्तान का रोल आपने और मैंने थोड़ी देखना है, पूरी दुनिया देख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह खुली आंखों से देख रही है। पाकिस्तान का रोल मजबूत है। पाकिस्तान जो है वो एक हायर पेडेस्टल पे बात कर रहा है। पाकिस्तान जीत के आया है भारत के मुकाबले में। लेकिन अमेरिका के 2 बच्चे हैं, एक भारत एक इसराइल, वो इनको तनहा नहीं छोड़ेगा। ये वक्ती तौर पे जो है ये भारत के साथ दूरियां हैं, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाएगा। ये जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, ये इतनी आसानी से अमेरिका हजम नहीं होने देगा। इन फूलों के साथ कांटे लगे हुए हैं। वो भारत के जरिए एस्केलेशन करवाएगा। पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो है बराह रास्त हमला नहीं, बल्कि जो है वो भारतीय फौजों को ला के खड़ा करेगा ताकि मुआशी तौर पर पाकिस्तान कमजोर हो। दहशतगर्दों को जो है वो यहाँ भारत पनपने का मजीद मौका देगा। उसके साथ ही साथ जो है वो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान को FATF के हवाले से जो है चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता। और तीसरी जानिब जो है वो आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि आपके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जा सकती है, जिस तरीके से 2024 के अंदर दिसंबर में बाइडन इंतजामिया ने इजराइल को खुश करने के लिए लगाई थी, क्योंकि इजराइल ने वाशगाफ अंदाज में कह दिया है कि पाकिस्तान उनका खुलेआम दुश्मन है, उनको पाकिस्तान से खतरात हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन के अंदर हो या अमेरिका के अंदर हो, पाकिस्तान का किरदार बढ़ के आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो हमें मालूम है कि हमको क्या है। और जिस दिन पाकिस्तान, मैं तो हमेशा से कहता रहा कि जिस दिन पाकिस्तान अपने पूरे कद के साथ खड़ा हो गया, बाखुदा दुनिया में इसका कोई शानी नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूं कि ये एक यूनाइटेड नेशन का फोरम है, इसको चलते रहना चाहिए। और अगर ये पुरअमन तरीके से इंसाफ फराहमी में नाकाम रहा, और जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ये धड़ल्ले से बोल रहा है कि मैं तो किसी फलस्तीन को तस्लीम नहीं करता, मैं किसी रियासत को नहीं तस्लीम करता, अमेरिका एक ख्यालाती रियासत जो है फलस्तीन की वो बना के बैठा है, वो उसका ग्राउंड पे कोई अमल और दखल नहीं है। तो ये किस किस्म की बातें हो रही हैं कि अगर महमूद अब्बास साहब को वीजा आप नहीं देंगे तो फिर आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर बदनीयती किसकी है, कौन है जो वीजा नहीं दे रहा। क्या यूनाइटेड नेशन में, वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन में आने के लिए क्या वीजा होना चाहिए? कोई दे सकता है। ये ऐसे ही है कि आप खाना काबा में जाने के लिए आपको सऊदी अरब से लाजमी वीजा, भाई होना ये चाहिए कि आलम इस्लाम के लोग हैं, ठीक है, वो मैनेजमेंट के हवाले से सऊदी अरब करता है, लेकिन असल हकीकत यह है कि तमाम लोग जो मुसलमान हैं उनका जो है किबला अव्वल और किबला दोम के ऊपर बाकायदा हक है। और इसी तरह से यूनाइटेड नेशन के ऊपर आलम इस्लाम के जो आलम में अक़वाम आलम के जो मामलात हैं उनके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश होती है। और ऐसे फोरम पे वीजा अमेरिका की जानिब से रिफ्यूज करना, ये तो मेरे ख्याल में सरासर जो है गुंडागर्दी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपके वक्त के लिए। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ते हुए रुझान ने न सिर्फ नौजवानों को नए मौके फराहम किए बल्कि कई अफराद को शोहरत, मकाम और माली फवायद भी दिए हैं। उन्हीं में से एक सादुर रहमान उर्फ डकी भाई हैं जो अपने मुनफरिद अंदाज व्लॉग्स और तंजिया मवाद के जरिए लाखों फॉलोअर्स रखते हैं। ताहम हालिया दिनों में उनकी मकबूलियत एक संगीन मुकदमे के बोझ तले दब गई है। डकी भाई पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन बेटिंग को प्रमोट किया है, जुआ खेलने वाली ऐप्स की तशहीर की है। ये इल्ज़ाम उस वक्त संगीन हो जाता है जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जो करके उनके लिए माली नुकसान और नफसियाती दबाव का बायस बनते हैं।
तहकीकाती इदारों का मौक़िफ़ है कि इस किस्म की ऐप्स दरअसल डिजिटल जुए को फ़रोग़ देती हैं, जो माशरती बिगाड़ और कानूनी खिलाफ वर्जी का सबब है। अदालत में पेश किए गए दलाइल में कहा गया है कि इन ऐप्स के ज़रिए नौजवानों को गैर यकीनी ख्वाब दिखाकर उनके पैसे बर्बाद किए जाते हैं। डक्की भाई के वकील एडवोकेट चौधरी उस्मान अली ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मौक्किल के खिलाफ मुकदमा बदनीयती पर मबनी है और इसका मकसद महज शोहरत को नुकसान पहुँचाना है। उनका कहना था कि जिन ऐप्स की प्रमोशन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन्हें उस वक्त हुकूमत ने गैर कानूनी करार नहीं दिया था। मजीद ये कि तफ्तीशी इदारे अदालत के सामने कोई ऐसा सबूत नहीं ला सके जो जालसाजी धोखाधही को साबित करे। वकील सफाई ने यह भी दलील दी कि डक्की भाई का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है और वो मुल्क छोड़कर भागने का इरादा भी नहीं रखते। इस मौक़िफ़ के बावजूद मकामी अदालत ने बादस गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसका मतलब है कि डक्की भाई को मजीद कुछ दिन जेल में रहना होगा। ये मुकदमा सिर्फ डक्की भाई तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके असरात पाकिस्तान के दीगर यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक भी जा सकते हैं। वजह यह है कि गुज़श्ता चंद बरसों में कई मशहूर यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स मुख्तलिफ कंपनीज और ऐप्स की तशहीर करते रहे, जिनमें बाज़ ऐसी भी हैं जिनकी कानूनी हैसियत बाद में मशकूक करार दी गई। यही वजह है कि इसके आगे बंद बांधने के लिए डक्की भाई के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करके एक वसी तर क्रैकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान में ऑनलाइन इश्तिहारात और प्रमोशंस का कोई वाज़ेह और जामे कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। यही वजह है कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स ने मुख्तलिफ ब्रांड्स और ऐप्स की तशहीर करते हुए इस बात को मद्देनजर नहीं रखा कि मुतल्लिका ऐप्स हुकूमती कवानीन के मुताबिक काम कर रही हैं या नहीं। अगर अदालतों ने डक्की भाई केस को एक प्रेसिडेंस बना लिया तो मुमकिन है मुस्तकबिल में हर वो यूट्यूबर या टिकटॉकर जिसने किसी मशकूक या गैर कानूनी ऐप की तशहीर की हो कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो जाए। ये मामला अखलाकी जिम्मेदारी की तरफ भी तवज्जो दिलाता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लाखों फॉलोअर्स होते हैं, जिनमें ज़्यादातर नौजवान शामिल हैं। इन नौजवानों ने अपने पसंदीदा यूट्यूबर का असर बहुत ज़्यादा होता है और अगर कोई यूट्यूबर किसी ऐप या सर्विस की तारीफ़ करे तो उनके फॉलोअर्स आंख बंद करके उस पर यकीन भी रखते हैं। ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइन और हेडलाइंस के वक्फे के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूएन जनरल असेंबली का इंतहाई अहम और गैर मामूली इजलास जारी है, जिसमें मुस्लिम उम्मा ही नहीं बल्कि अक़वाम आलम की जानिब से अमरीका पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत, खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का किरदार बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाबैन स्ट्रेटेजिक मुआहदे के बाद पाकिस्तान मुनव्वर करता हुआ नज़र आ रहा है। एक अहम मीटिंग आज मुस्लिम सरबराहान की होनी थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लेकिन तर्जुमान वाइट हाउस की जानिब से बावजूद ये कहा गया कि मुलाकात कल होने जा रही है। पाकिस्तान का किरदार मुसल्लमा है, लेकिन दूसरी तरफ हमसाया मुल्क भारत का किरदार भी अब खुलकर सामने आने लगा है, क्योंकि इंडिया की जानिब से जिस अंदाज में इसराइल के लिए प्रिंसिपल स्टैंड लिया गया है और प्रिंसिपल स्टांस अपनाया गया है, उससे ये बात अब खुलकर वाज़ेह हो गई है कि भारत खुद अमरीका और इसराइल के मफादात में काम कर रहा है। और ऐसे में हमसाया मुल्क भारत का जो किरदार है ना सिर्फ वो खुलकर उनकी अपनी ऑपोजिशन के सामने आया है, बल्कि दुनिया के सामने, मुस्लिम उम्मा के सामने भी आया है कि इंडिया इस सारे मामले के अंदर कहाँ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन कैपिटलाइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर पाकिस्तान को भी नज़र रखनी पड़ेगी इस सारे मामले के ऊपर, किस अंदाज में पाकिस्तान इसको देखेगा और रोल क्या होना चाहिए। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ भी फ़लस्तीन के हक़ में बात कर रहे हैं और उसको आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने की बात हो रही है। ऐसे में हमसाया मुल्क भारत जो है उस नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह हो रही है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को और वेस्ट को बता सकता है कि इंडिया किस तरफ खड़ा हुआ है, या आपको लगता है नहीं पाकिस्तान को भी ज़ाहिर है जब शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करेंगे ट्रंप के साथ तो कहीं ना कहीं कोई शिकायत भी होगी? बहुत शुक्रिया। देखें कि जिस तरीके से मेरे ख्याल में जिस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट्स अभी रीजन में हुई है, चाहे साउथ एशिया में है, वेस्ट एशिया में है, हमारे रिलेशन विद अमेरिका के साथ हैं, तो जो वहाँ पे अब तो हम तो समझते हैं जो जनरली इट इज़ बज़ाहिर सब लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं, इंडिया तो वैसे आइसोलेट हो गया और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी हुआ और साइड लाइन हो गया है। और जिस तरीके से अभी आप देखें ना कि अमेरिका की तरफ से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, 50% टैरिफ भी हुआ, अभी वो वीज़ा वाला फीस उन्होंने बढ़ा दी हैं, और सिमिलरली कनाडा ने भी स्टेप्स लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी ने लिए, न्यूजीलैंड ने भी, यूनाइटेड किंगडम ने भी लिए हैं। सो
इंडिया एज सच डिफिकल्ट है डिस्पाइट ऑल दिस कि इंडिया वैसे अभी कुछ नहीं कर सकता है, नॉट इन ए पोजीशन जिस तरह के हालात डेवलप हो चुके हैं, बल्कि वो तो अपनी अभी सर्वाइवल की वो एक जंग लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से अभी कल जयशंकर साहब की मुलाकात हुई है विद मार्को रूबियो के साथ, और अभी भी उनकी बातचीत कोशिश कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडिया के अंदर। उनका जो मीडिया है इंसल्टिंग है टूवर्ड्स प्रेसिडेंट ट्रम्प, लेकिन इसके बावजूद अब उनका कॉमर्स मिनिस्टर ही सपोज टू विजिट नेक्स्ट वीक वाशिंगटन जा रहे हैं, स्टिल वो कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छी से एड्रेस हो। तो लेकिन ये डिस्पाइट ऑल दिस उनके जो अपोजिशन है पाकिस्तान के लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे हैं, मेरे ख्याल में कोई काम उनको आना नहीं है। बट ब्रिगेडियर साहब, डिस्पाइट ऑल दे आर स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ इजराइल एंड अमेरिका। जी हाँ, देखिए उसमें तो ये फंस गए हैं ना, तो हम इसीलिए कहते हैं कि मोदी जी इज एक्सपोज, दैट्स वाई कि मुस्लिम कंट्रीज दे हैव रियलाइज, स्पेशली गल्फ कंट्रीज ने, स्पेशली जब ये रिसेंट डेवलपमेंट हुई और जिस तरीके से वो जफियां डाल रहे थे नेतन्याहू को और जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे, तो देन दे हैव रियलाइज। और स्पेशली देखें कि कतर में क्या हुआ, कतर में इन्होंने 8 के करीब इनके नेवल ऑफिसर्स पकड़े गए थे फॉर स्पाइंग टू इजराइल, मोसाद के लिए काम कर रहे थे। सिमिलरली देखिए 47 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है बिटवीन सऊदी अरब एंड इंडिया। अब तो वो जिस तरीके से अब तो उन्होंने भी रियलाइज किया, सो देयरफॉर वी राइटली से कि मोदी जी वो शुक्रिया अदा करना चाहें क्योंकि उन्होंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया बिफोर इन फ्रंट ऑफ दिस अरब कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज। और देखिए ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब तो लोग इंडियंस वो गल्फ कंट्रीज में हैं, वहाँ पे जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं सारा कुछ है, लेकिन अब रियलाइजेशन अभी आ रही है। और स्पेशली विद दिस एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरब, तो वहाँ पे तो वो एक किस्म का कोहराम वैसे मचा हुआ है। ऑल्दो इट वाज ए डिफेंसिव एग्रीमेंट है बिटवीन 2 सॉवरेन स्टेट्स हैं, लेकिन इस तरह लेकिन एक्सपोज हो गया है मुसलमानों के सामने, ये एक्सपोज हो गए, इनके अजाइम का पता चला। देखें ना कि सही कहानी वही है, इजरायली ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं, ये अखंड भारत की बात कर रहे हैं। जिस तरह कंसेप्ट था नाजी जर्मनी का था, लेबनसरम वाला कंसेप्ट था, तो इसमें से लेकिन एक्सपोज हुए हैं दिस एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान और सऊदी अरब में। अब इजराइल ने भी लाइन ड्रा करनी होगी और इंडिया ने भी लाइन ड्रा करनी होगी कि वेयर दे स्टैंड। और इवन इंडियन जो थिंक टैंक्स भी, जो उनका भी मानना है कि इंडिया के लिए बहुत ब्रिगेडियर साहब, आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही सर, डिप्लोमेटिकली तो मामला ठीक चल रहे थे ना, यूएस के साथ पाकिस्तान का भी हालात बेहतर हुए और फिर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हक में देखने को मिले, इंडिया के ऊपर टैरिफ भी जैसे आपने जिक्र किया इम्पोज हुआ। लेकिन अब इस फ़लस्तीन वाले मामले के ऊपर जब इंडिया भी एक्सपोज हो गया है, अमेरिका भी एक्सपोज हो रहा है और इजराइल भी, नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि वापस पहुंच के वो इन सब बातों का जवाब देंगे, तो ऐसे में आपको लगता है कि अब चीज़ें अब तो खुलकर सामने आएंगी, सरफेस हो जाएगी, तो वो जो डिप्लोमेटिकली मामला चल रहे थे पाकिस्तान और यूएस के, तो शहबाज शरीफ साहब भी जब अगर मुलाकात होती है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो वहाँ पे क्या व्हाट ही हैज़ टू से टू ट्रंप, या आपको लगता है कि नहीं इसके ऊपर जो है वो इस पोजीशन में है पाकिस्तान के उनको कन्विंस कर पाए? देखिए मेरे ख्याल में जो 6 कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, 3 तो गल्फ कंट्रीज हैं, बाकी पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है। तो वहाँ पे यकीनन लाइकली सुना यही है कि अभी जो बात आ रही है कि प्रपोजल ट्रम्प ने कोई देना है। और इन द मीन टाइम हमने देखा कि हमास ने भी अपना एक प्रपोजल फॉरवर्ड किया है, तो थ्रू स्टीव विटकॉफ के जरिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को पेश किया गया है। तो इसमें यकीनन डिस्कशन होगी। देखें मुस्लिम उम्मा का और स्पेशली ये जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके सीरियस कंसर्न है। और रिसेंट डेवलपमेंट जिस तरह हुई है, देखिए जिस तरह कनाडा ने भी रिकग्नाइज कर दिया, फ्रांस ने भी कर दिया है, इसके बाद पुर्तगाल ने भी कर दिया है और बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज नहीं थे, स्पेशली यूरोपियन यूनियन से, अब वहाँ से ये एक स्टार्ट हुआ है। सो मैसेज एक तो बड़ा क्लियर है। इवन जनरल असेंबली की जो पीछे आपने देखी होगी जिसमें एक वोटिंग हुई थी, उसमें 142 ने वोट किया था, सवाए देवर 12 इन अपोजिशन थे, तो वो भी एक प्लस पॉइंट था। फिर रिसेंटली जो हमने ये भी डेवलपमेंट देखी कि फ्रांस और सऊदी अरब ने जो एक सिटिंग करवाई थी अगेन ऑन गजा के सूरत हाल पे, तो वो भी उसमें मेरे ख्याल में किस्म के पॉजिटिव इसमें है। तो
वैसे सारा वेट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नो रेस्ट विद प्रेसिडेंट ट्रम्प यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज द वन मैन जो ये करा सकता है। और वरना ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात बढ़ सकती है। अब डिपेंड करता है स्पेशली गल्फ कंट्रीज के लिए वेयर दे स्टैंड। देखें कि उनका इम्पैक्ट तो सारा इनिशियल उन्हीं पर पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल में अभी क्लियर होगा इसमें क्या होगा। जिस तरह तकरीरें से तो कोई नहीं होगा, लेकिन होपफुली मेरा ख्याल में कोई ना कोई आउटकम विजय साहब देखिए, कतर के अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फोरम नेगोशिएशंस का था जहां पे बातचीत हो रही थी, उस पे इजराइल ने अटैक किया और फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं खामोश सहूलतकारी और मुआवनत डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की भी रही। इस सब को देख के तो बड़ा विजिबल है कि वो नहीं चाहते कि फ़लस्तीन को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। जी विजय साहब, आवाज़ आ रही है? हाँ, दरमियान में कट गई थी, मैं सवाल आपका समझ गया हूँ। देखें कतर में जो उन्होंने करवाया है कि उसमें तो बेसिकली डिजाइन्स या अज़ाइम जो नेतन्याहू के थे, वो ही नेवर वांटेड कि बातचीत आगे बढ़े, उसमें कोई नतीजा निकले। क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन कोई सोल्यूशन निकलता है, कोई डिसीजन हो जाता है गजा के बारे में या वेस्ट बैंक के बारे में या टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाती है, इवन सीज फायर होता है, तो इट विल बी लास्ट डे उसके लिए उनके ऑफिस में रहना है। क्योंकि उसके ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस है और लोगों के अंदर से भी रिजल्टमेंट है। दैट्स वाई ये स्ट्राइक्स उसने बाय डिजाइन की थी। ऑल्दो अभी जिस तरह आपने बात इशारा किया है, देखे टाइम्स ऑफ इजराइल में भी ये लिखा है उन्होंने कि देयर वाज जो गैप था बिटवीन 50 मिनट्स पहले उन्होंने बता दिया था यूनाइटेड स्टेट्स को कि हम स्ट्राइक्स करने वाले हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस तरह है कि जब उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई बिटवीन ट्रंप एंड नेतन्याहू, तो वहां भी ये बता रहे थे कि वहाँ हार्ड ट्रंप ने उनको काफी उस हिसाब से पॉइंट से क्लास ली है। तो लेकिन मेरा ख्याल में ये एक ऐसा इश्यू है कि जिसमें नेतन्याहू का तो कोई मकसद नहीं है इसमें, वो कभी नहीं चाहेंगे बातचीत हो, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में जहां हमने ज्यादा आवाज देखी है, प्रोटेस्ट ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में देखी है, वो स्टैंड भी ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों ने भी अपने एग्जीक्यूटिव जो हेड से स्टेट के हेड ऑफ स्टेट से उन्होंने लिया है। तो मेरा ख्याल में स्टिल बॉल इज इन द कोर्ट और अमेरिका, और डिपेंड करता है ये 6 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो मुस्लिम उम्मा के जाके मिलते हैं तो वहां पे किस तरह वो अपनी चीज कन्वे करते हैं और किस तरीके से बात होती है। और प्रेशर मेरे ख्याल में वेस्टर्न कंट्रीज के ज्यादा भी मैटर करेगा। देखिए ये सब वेस्ट का भी प्रेशर है, मुस्लिम उम्मा का भी प्रेशर है, अक़वाम आलम प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, दूसरी तरफ इंटरनल प्रेशर कांग्रेस का भी प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर है। तो ऐसे में व्हाट ऑप्शंस इज लेफ्ट विद, कि अगर वो तस्लीम नहीं करते तो फिर क्या ऑप्शंस बचता है? देखें, वो ऑप्शन तो उनके पास कोई नहीं है अभी। तो इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि इसमें क्या कुछ हो रहा है, क्यों ऐसे वजूहात हैं कि क्यों हो रहा है। तो एक तो अंडरस्टूड है कि उनके ऊपर भी प्रेशर है, ट्रंप के ऊपर ये जीविश लॉबी का है, जो लोग वहाँ पे मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एक वो फैक्टर है। फिर एक दूसरे भी मसाइल जिस तरह वो जिक्र कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये प्रेशर है, लेकिन अब विल बी सम एक आप कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रेशर डेवलप प्रेसिडेंट ट्रंप उनके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है कि इस पे कोई डिसीजन स्टेट दें। हमास की जहां वो बात करते हैं, हमास तो तैयार है कि हमास विल बी आउट ऑफ गवर्नमेंट, जो इवन मुस्लिम कंट्रीज भी यही कह रहे हैं। लेकिन अगर टोटल वो एलिमिनेशन जिस तरीके से अभी कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल में अब प्रेशर आएगा। अब देखते हैं कि इस बातचीत में और इस जनरल असेंबली के सेशन में जब वो खुद क्या बात करते हैं, तो वो उससे चीज़ें मजीद इस पर वाजे हो जाएंगे। और मेरा ख्याल में अब जो हमास के जो एक इनिशिएटिव है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट शक्ल अख्तियार करेगी। सर लास्टली, ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की जो जंग है, इसमें साउथ तो पहले ही बता चुका कि वो कहाँ खड़ा हुआ है, अब नॉर्थ से भी और वेस्ट से भी जो है आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो ये जंग इटसेल्फ कहाँ पे खड़ी हुई आप देख रहे हैं और इसमें पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है सर? देखिए जी, हमारा तो फॉरेन पॉलिसी का बेसिक ही यही है कि फ्रेंडशिप विद ऑल कंट्रीज है और किसी ब्लॉक में नहीं है, किसी अलायंस में नहीं है। लेकिन हम एडवोकेट करते हैं मल्टीलैटरलिज्म की, हम बात करते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, जिसमें हर बंदे का अपना एक से होनी चाहिए, कि जिसमें इंस्टेड ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड तो उस पर फोकस है। जिस तरीके से ग्लोबल साउथ का यही कंसेप्ट है, तो अंडर चाइनीज लीडरशिप है या रशियन लीडरशिप है और या अफ्रीकन में अपना अपना है, तो उसको हम यकीनन फोकस करेंगे ताकि हर बंदे के अपनी एक से होने चाहिए, कहीं कोई डिक्टेशन वगैरह ना हो। और दैट्स वाई देखें कि लोग अभी यही कहते हैं अमेरिका इज लूजिंग ग्रिप
विद पैसेज ऑफ टाइम जिस तरीके से हो रहे, और आपके सामने मिसाल है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ और कतर के साथ जो हुआ, तो वो इसके कि आपके पास वाज़ेह मिसाल है कि आप उसको रोक नहीं सके जब वहाँ पर स्ट्राइक्स हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज बानी पीटीआई के एक इंतहाई अहम केस में वीडियो लिंक पर हाजिरी हुई, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को 2 साल से जायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन अब भी उनकी रिहाई ताहाल मुमकिन नजर नहीं आ रही। इस तवील कैद ने न सिर्फ पार्टी के अंदर इस्तराब पैदा किया है, बल्कि क़यादत पर यह दबाव भी बढ़ा दिया है कि वो अपने कायद की रिहाई के लिए कोई मरबूत और वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब करे। ताहम हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ ताहाल ऐसी कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं कर सकी जो मौसर भी हो और नतीजा खेज भी। बल्कि सूरत हाल यह है कि बानी पीटीआई की कानूनी मुश्किलात वक्त गुजरने के साथ साथ गहरी होती जा रही हैं। खासतौर पर तोशाखाना 2 केस इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इस केस में गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और केस तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर बानी पीटीआई की कानूनी टीम ने इस मरहले को मौसर तरीके से हैंडल ना किया तो इस मुकदमे में भी उनकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। खुद बानी पीटीआई का कहना है कि गवाहान की गवाही झूठी है और ये मुकदमा गैर मौसर है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो फिर वो बार बार गुस्से और बेचैनी का इजहार क्यों कर रहे हैं? क्या ये उनकी अपनी कानूनी टीम पर अदम एतमाद की अलामत है, या फिर उन्हें अंदाज़ा है कि मामलात इतने सादा नहीं है जितने जाहिर किए जा रहे हैं? ये हकीकत है कि बानी पीटीआई के रवैये और बयानात भी उनके मुकदमात पर असरअंदाज हो रहे हैं। अपने ट्विटर हैंडल से वो मुसलसल रियासती इदारों पर तनकीद कर रहे हैं और अदालती कार्रवाई को एकतरफा करार दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बयानात बाज़-औक़ात कानूनी पोजीशन को मजबूत करने की बजाय मजीद पेचीदा कर देते हैं। सियासी मकबूलियत को अदालती दलाइल के तराजू में तोला नहीं जा सकता। अदालतें सबूत और शहादत देखती हैं, और अगर वकलाए सफाई अपने दलाइल को मौसर अंदाज में पेश ना कर सकें तो बानी पीटीआई की मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। 9 मई के वाक़यात ने पहले ही तहरीक इंसाफ को कटहरे में ला खड़ा किया है। ख़ासतौर पर रावलपिंडी में GHQ हमला केस में बानी पीटीआई का नाम आना उनके लिए एक और बड़ा ख़तरा है, और हालिया समात में वकलाए सफाई के रवैये ने सूरत हाल को मजीद उलझा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए बानी पीटीआई से बात करने की इजाज़त दी तो टेक्निकल इशूज़ की वजह से आवाज़ ड्रॉप हो गई और तस्वीर वाज़ेह ना हो सकी। इस पर वकलाए सफाई ने बायकॉट कर दिया और अदालत से बाहर चले गए। अब ये पहला मौका नहीं था, इससे कबल भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज होने पर वकला ने कार्रवाई का बायकॉट किया था। इन रवैयों ने यह तासुर पैदा किया है कि बानी पीटीआई के वकला जानबूझकर केसेस में ताखीर और इल्तवा चाहते हैं। ये सवाल अहम है, क्या तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम वाकई मौसर हिकमत अमली इख्तियार कर रही है या फिर सिर्फ वक्त ज़ाया करने की कोशिश कर रही है? अदालतों में बार बार बायकॉट और टेक्निकल ग्राउंड्स पर कार्रवाई को रोकना वक्ती रिलीफ तो दे सकता है, लेकिन ये रवैया तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली के तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। अदालती कार्रवाई को संजीदा अंदाज में ना लेना दरअसल मुकदमे के बोझ को मजीद बढ़ा रहा है। इस सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक शफकत अब्बास अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मलिक शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तोशाखाना 2 केस संगीन नौयत इख्तियार करता जा रहा है बानी पीटीआई के लिए। वो कहा जा सकता है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा मुश्किलात बढ़ती भी देख रहे हैं बानी पीटीआई के लिए। कोई मसला नहीं है, हम पिछले 3 साल से इसी मुश्किल में हैं और इसके आबादी हो चुके हैं। इस मुल्क में ना कानून है, ना आइन है और ना ही कोई इखलाकियात है। जब इन सारी चीज़ों का फुकदान हो जाए या बिल्कुल ही ना हो, फुकदान तो चलें और बात है, हो ही ना, तो फिर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी से? इसलिए कोई मसला नहीं है। खान साहब को तोशाखाना 2 में सज़ा होनी है और जज साहब को फैसला मिल जाएगा मेरे ख्याल में 24 या 25 को कि आप ये फैसला पढ़ के सुना दें, और वो पढ़ के सुना देंगे जिस तरह बाकी जजेस पढ़ के सुना रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि फैसला खान साहब के खिलाफ ही आएगा, यानी ये नविश्ता दीवार है, आप समझते हैं? नहीं, मेरी बात सुने, अगर जज ने खुद फैसला करना हो, अगर जज ने गवाहियों को देखना हो, जज ने कानून को देखना हो और जज ने कोई लीगल एथिक्स देखने हो, तो फिर तो बड़ी रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि इन केसेस में कोई सज़ा होने का जवाज़ नहीं है। लेकिन जज बेचारा जब खुद मजबूर हो, उसे फैसला बताया जाए कि आपने ये सुनाना है, तो वो फिर हमें तो बिल्कुल पता है कि क्या फैसला आना है और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। हर केस का ही फैसला पता होता है कि क्या आ रहा है और जजेस को भी पता होता है कि हमें क्या फैसला दिया जाएगा और हमने क्या। मलिक साहब, यही वजह है कि खान साहब मायूस हो चुके हैं अब, और मायूसी में जो गुज़श्ता रोज़ स्टेटमेंट अलीमा बीबी ने दिया वो भी मायूसी जाहिर करता है। हम इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं, हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। और देखें, जब भी कोई तहरीक चलती है, जब भी कोई जिहाद किया जाता है तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता।
हम इंशाअल्लाह ताला लामहदूद वक्त के लिए मैदान में आए हुए हैं और हम इन सारी मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे। मलिक साहब, और लेकिन खान साहब का जो आईनी और पैगाम गैर कल बाहर कानूनी- आया उसमें तो वो ये कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। आप जहाद की बात कर रहे हैं, आप तहरीक की बात कर रहे हैं, महाज की बात कर रहे हैं, खान साहब तो कह रहे हैं कि वो बात करना चाहते हैं। हाँ, खान साहब बात करना चाहते हैं, बिल्कुल, बड़ा दुरुस्त आपने कहा है। खान साहब ये बात करना चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून बहाल करें और आप अपनी पोजीशन पर वापस चले जाएं, जो आपकी पोजीशन है। ये बात खान साहब करना चाहते हैं। मेरी भी बात हुई थी, खान साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि हम उनसे जरूर बात करेंगे, लेकिन बात किस पे करेंगे कि मुल्क में जो आइन है वो असली सूरत में बहाल करें, हमारा मैंडेट हमें वापस करें और आप अपनी पोजीशन पे वापस जाएं। ये बात करेंगे इंशाल्लाह हम। नहीं तो आप बातचीत करना चाहते हैं या तहरीक चलाना चाहते हैं? हम बात करना चाहते हैं आइन और कानून की बहाली की, और अगर कोई नहीं करेगा तो हम तहरीक भी चलाएंगे डेफिनेटली। नहीं दोनों यानी ऑप्शन खुले हैं। पहले मफामत की कोशिश करेंगे फिर मजामत होगी? नहीं, मफामत ये नहीं होगी कि मुझे निकाल दें या मुझे कोई गुंजाइश दे दें। एक ही बात की मफाहमत होगी कि मुल्क में आइन और कानून अपनी असली हालत में बहाल करें, और ये जो 26वीं आइनी तरमीम का वार किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे और इस मुल्क पे, इसको अनडू करें और हमारा मैंडेट वापस करें। कोई और मफाहमत नहीं है, हम कोई उनसे गुंजाइश किसी से नहीं मांग रहे। ये बात होगी और इस बात के अलावा कोई बात नहीं होगी। देखिए मलिक साहब, कल ही गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट था और वो कहते हैं पेशावर में जलसा तो रख दिया है, लेकिन अपने लोगों से वो शिकवा कुनाए कि हमारे लोग ही नहीं निकलते। देखो मैं पेशावर में मेज़बानी करूंगा, आप निकल के दिखा दो, तो लोग निकलते नहीं, आना नहीं चाहते, तो लोग भी मायूस है, ऐसी परेशान है। बात नहीं है। वो लोगों को तरगीब दे रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। जलसा देखेंगे आप इंशाल्लाह, भरपूर जलसा होगा और पेशावर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा होगा। पेशावर में जलसा किसके खिलाफ करेंगे जी, किसके खिलाफ होगा जलसा? हम फेडरेशन के खिलाफ एहतजाज करेंगे, किसी के खिलाफ नहीं करेंगे। तो फेडरेशन के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अब अपने घर में करेंगे? ये हमारा पेशावर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। मैंने यही पढ़ा था। अगर आपको ये पता चला कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा या हम वहां पे नहीं कर सकते, तो मुझे भी बता दीजिए प्लीज। मेरे ख्याल में पंजाब हो या पेशावर हो शफकत अब्बास साहब, मैंने भी ये देखा है, पढ़ा है, सुना है कि केपी में आपकी हुकूमत है, केपी में आपका चीफ मिनिस्टर है। अगर नहीं रहा तो बता दें। जी बिल्कुल हमारा ही है, और हम सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं कर रहे। मैं यही तो मैं सवाल यही तो कर रहा हूं कि सूबाई हुकूमत में अपनी मशीनरी के साथ अपने घर के अंदर एहतजाज आप विफाक के खिलाफ कर रहे हैं। सवाल तो मेरा ही है ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि केपीके में फेडरेशन की किसकी हुकूमत है? मुझे आप ये इस सवाल का अगर जवाब दे देंगे तो आपका मसला आसान हो जाएगा और मेरे लिए रहनुमाई हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुन ले, वो तो मानते ही नहीं है, वो तो ना किसी ऑपरेशन को मानते हैं। वो कहते हैं तालिबान से भी बात करनी है तो हमने खुद जाके करनी, हमारा वफ्द यहाँ से जाएगा। अगर आप मानते हो फेडरेशन की लेजिटिमेसी को तो मैं जरूर बात करूं सर। नहीं, फेडरेशन को हम मानते हैं, लेकिन हम इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को बिल्कुल नहीं मानते। जो गवर्नमेंट आई गैर कानूनी तरीके से हो, जिनकी अपनी 17 सीटें भी नहीं है, 17 का एक ढोंग है कि इनकी 17 सीटें हैं। मुझे 9 से ज्यादा कुछ सीटें इनकी गिन के बता देना कोई बंदा। अच्छा चले, मैं इसको और सादा कर देता हूं सर। पेशावर में जितने मर्जी बंदे आप इकट्ठे कर ले, फेडरेशन वफाक के ऊपर कोई दबाव होगा? पार्टी ना बने आप, पार्टी ना बने आप। अगर मुझे मेरी बात करने दें कि कोई असेंबली में इतनी हिम्मत तो करे और कहे कि अल्लाह के 99 नामों के नीचे मैं खड़ा हूं और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता हुआ हूं। अगर 9 से ज्यादा बंदे 10वां भी हो गया तो फिर मुझे आप कहिएगा। ठीक, मैं शफकत अब्बास साहब ये कह रहा हूं कि पेशावर में आप एहतजाज करके दबाव बढ़ाएंगे वफाकी हुकूमत पे, यही कह रहे हैं ना आप? जी, हम एहतजाज का हक रखते हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी, बशर्ते कि हमें गोलियां ना मार दी जाएं। हम तो इस्लामाबाद भी समझते थे हमारा है, हम तो समझते हैं कि सिंध भी हमारा है, हम समझते हैं बलूचिस्तान भी हमारा है। शफकत अब्बास साहब, एक फैसला तो करती है तहरीक इंसाफ के स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफा दे के बाहर आ जाना है। आने वाले चंद रोज के अंदर हम वापस जाते हुए देखेंगे पीटीआई को स्टैंडिंग कमेटीज में, क्योंकि अयाज सादिक साहब भी कह रहे हैं कि मनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिसीजन हो कि हम वापस जाएं। लेकिन कभी भी कोई, मैं इसमें हरफ आखिर नहीं कह रहा, क्योंकि ये हमारी जो सीसी है उसका फैसला है या खान साहब का फैसला है।
जो भी वो डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम कायमा कमेटियों में वापस जाएं। ठीक, लेकिन इस फैसले पर यू टर्न का ऑप्शन मौजूद है। आप हर बात को यू टर्न पर नहीं क्यों कहते हैं? गुंजाइश होती है अगर हम कहीं पे सख्त हो जाएं तो आप कहते हैं ये पॉलिटिकली नॉर्म्स के खिलाफ है कि एक बात पे डट जाना, और अगर कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं तो उसको यू टर्न का नाम दिया जाता है। मुझे नहीं पता कि कौन सी बात है हमारी जो आप तमाम लोगों को पसंद आ जाए। लास्टली मलिक शफकत अब्बास साहब, पीटीआई का स्टांस है क्या? ये स्टांस तहरीक का स्टांस है, मज़ामत का स्टांस है, या मफाहमत का स्टांस है? बिल्कुल मज़ामत 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 मज़ामत। और अगर कोई मफाहमत करना चाहे तो हम 100 बार हाजिर, अगर कोई ना करना चाहे हमसे मफाहमत तो हम 100 बार मज़ामत करेंगे, मज़ामत करेंगे और मज़ामत करेंगे। ठीक, यानी बात आप करना चाहते हैं लेकिन कोई कर नहीं रहा आपसे बात? नहीं, बात उन असूलों पे हम करना चाहते हैं जो बड़े तयशुदा हमारी बातें हैं। हम उन पे हमारे साथ कोई बात करे, आइन को बहाल करें, सिविल सुपरमेसी लेके आए और जिसका जो काम है वो करे, सियासतदान अपना काम करें और बाकी लोग अपना काम करें। इन सारी बातों पे हमसे कोई बात करना चाहता है तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो हमें भी कोई इतना शौक नहीं है बात करने का। मज़ामत हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक शफकत अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा एक ऐसे अजीम खसारे से दुचार है जिसकी तलाफी आसान नहीं। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 81 बरस की उम्र में जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल गम से बोझल हो गए हैं। उनकी नमाज जनाजा रियाज में बाद नमाज असर अदा की गई, जबकि गायबाना नमाज जनाजा मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा समेत तमाम मसाजिद में पढ़ी गई। शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल शेख 1943 में पैदा हुए। वो एक जय्यद आलिम दीन और रहनुमा और रहबर थे। सऊदी उलमा काउंसिल के अमीर रहे और कई दहाइयों तक इस्लामी तालीमात की वजाहत और रहनुमाई करते रहे। उनका सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा खुतबात हज दिए, वो खुतबात जो दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के दिलों को झंझोड़ते और हिदायत की राहें रोशन करते रहे। शेख अब्दुल अजीज़ की पूरी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की तरवीज में गुजरी है। उन्होंने शरीयत मुताहरा की तौज़ी, उम्मत को इत्तेहाद और तकवा का पैगाम दिया। उनकी बातों में इल्म भी था और इखलास भी। वो उम्मत मुस्लिमा के एक ऐसे रहनुमा थे जो उम्मत को कुरान और हदीस के साथ जोड़ने की जुस्तजू करते रहे। उनकी वफ़ात सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हा गम है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनके इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि शेख अब्दुल अजीज़ की दीनी खिदमात और इल्मी रहनुमाई हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये वफ़ात पूरी उम्मत के लिए नुकसान है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उम्मत की रहनुमाई और दीन इस्लाम की खिदमत में बसर की। यकीनी तौर पर शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ऐसे जैसे लोग जो हैं वो रोज़ पैदा नहीं होते और उनकी शख्सियत आजिज़ी, इनकसारी और इल्म का हसीन इम्तजाज थी। आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी तालीमात, उनके खुतबात और उनका इल्मी सरमाया रहती दुनिया तक मुसलमानों के दिलों को मुनव्वर करता रहेगा। है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।